Good morning, children. Today we are going to start our next topic, allotropes of carbon. Till this page, where we have bonding in carbon and other different kind of molecules, we have done how covalent bonding and covalent compounds formation takes place by sharing of electron. This all we have done कि इलेक्ट्रॉन कैसे एक एटम और दूसरे एटम में शेयर होते हैं, तो वो सब हो चुका. नेक्स्ट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. सो एलोट्रॉप्स मीन्स एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो भी एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करें नेचर में और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो, सो दैट फॉर्म्स आर कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर. या फिर उनकी कभी कभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिफरेंट ही होती हैं. तो एलोट्रॉप्स मीन्स सम elements exist in different forms in nature which have different physical as well as chemical properties, and this phenomena of exhibiting allotropes, ऐसा फिनोमेना जिसमें ये एलिमेंट्स अपने एलोट्रॉप्स दिखाते हैं, एलोट्रॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दिस फिनोमेना या दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी और एलोट्रॉपिज्म. सो कार्बन जो है वो दो उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट. एक तीसरी फॉर्म हम और पढ़ेंगे विच आर कॉल्ड एज फुलोरीन्स. तो डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की दो फॉर्म्स हैं और एलोट्रॉप्स कहलाते हैं एक दूसरे का. अब दोनों में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है कि जो डायमंड है वो आपका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और जो ग्रेफाइट है दैट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो डायमंड में क्या है ऐसा कि जो उसको गुड कंडक्टर नहीं बनाता? डायमंड में हर जो कार्बन एटम है वो 4 कार्बन एटम से सराउंडेड होता है, 4 कार्बन एटम से बॉन्ड बनाता है अपनी वैलेंसी को, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, और एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बनाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है. इस स्ट्रक्चर की वजह से ग्रेफाइट डायमंड में कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी फ्री नहीं होता जो कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करे, तो इसलिए डायमंड बिकम्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Whereas in graphite, each carbon atom is bonded to 3 carbon atoms in same plane. 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है. अब 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है तो कार्बन को तो 2-4 कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो फ्री रह गया. तो उसमें क्या होता है कि कार्बन अपने जो उसके वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है, एक बॉन्ड डबल ले लेता है और बाकी बॉन्ड सिंगल ले लेता है. तो इससे कार्बन की वैलेंसी भी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है. ऑन वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज डबल बॉन्ड एंड हेंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड. और एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री रह जाता है क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन से अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट कर रहा है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो इस स्ट्रक्चर में लूज घूमता रहता है, इसको हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. उसकी कोई स्पेशल प्लेस नहीं होता, अपनी जगह से हटा हुआ कोई इलेक्ट्रॉन है वो, तो दैट इज़ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है. तो हर कार्बन का एटम एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, जिससे एक पूल ऑफ हमारे पास एक सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, विच मेक्स दिस ग्रेफाइट स्ट्रक्चर कंडक्टिंग. सो ग्रेफाइट में क्या है, हेक्सागनल, ऐसा हेक्सागनल शीट्स होती हैं और एक के ऊपर एक वो लेयर प्लेस्ड होती है. तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है आपका ग्रेफाइट का. अब इसमें क्या है, these two structure result in diamond and graphite having very different physical properties even though their chemical properties are somewhat same, but it do not remain same in allotropes of all the elements. कभी सेम हो सकती हैं, कभी सेम नहीं होती. Diamond is hardest substance while graphite is smooth and slippery, that you all know. And graphite is good conductor of electricity. We have read in electrical motor also कि for making electrical brushes we use graphite. और सिर्फ एक्सेप्शन है ये ग्रेफाइट, अदर जो नॉन मेटल्स हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी ऑल नो दैट. नेक्स्ट इज हाउ डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature, like of 2000 to 2500 फ़ारेनहाइट का लगभग जब हम टेम्परेचर डायमंड्स को देते हैं, कार्बन को देते हैं, तो डायमंड्स प्रिपेयर हो जाते हैं. जो सिंथेटिक डायमंड्स हैं वो स्मॉल होते हैं बट अदरवाइज शाइन और जो लस्टर होता है वो लगभग वैसा ही होता है. नेक्स्ट एलोट्रॉप है कार्बन का विच इज़ कॉल्ड एज फुलोरीन्स. फुलोरीन्स में लगभग 60 कार्बन के एटम्स कंबाइंड हैं और वो हेक्सागनल या पेंटागनल शेप में इस तरह से अरेंज्ड हैं कि वो एक एक बॉल के जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं. बकी बॉल क्यों? क्योंकि जो फुलोरीन्स था उसको डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर जो हुआ वो इस
सिंस दिस लुक्ड लाइक, डिस्कवरी जो थी वो कुछ ऐसी थी जैसा एक बकमिंस्टर फुलर नाम के एक आर्किटेक्ट ने एक डोम डिज़ाइन किया था, एक जियोडिसिक डोम, मतलब एक ज्योमेट्रिकल सी एक डोम तैयार किया था जिसका स्ट्रक्चर लगभग फुलरीन्स जैसा था। तो इसका फुलरीन्स का नाम जो था वो बकमिंस्टर फुलरीन नाम के आर्किटेक्ट के नाम पर बकमिंस्टर फुलरीन्स रख दिया गया। एंड it consists of pentagons and hexagonal arrays of these carbon atoms. So next is this question we have done in the class, carbon dioxide which has the formula CO2 electron dot structure. Next is electron dot structure for sulfur made up of 8 atoms. Now we know that sulfur molecule is what? Sulfur molecule is S8. S8 has sulfur molecule in which 8 atoms of sulfur are arranged in octagonal shape like this. Now we have to draw the electron dot structure of this sulfur atom. For this I have represented the sulfur atoms in an octagonal pattern, and let us see how this dot structure sharing or structure formation of sulfur can be done. For this we have to mark the dots around this sulfur so as to represent its Lewis dot symbol. For Lewis dot symbol we need its electronic number, that is 16. Configuration will be 286, means sulfur has 6 valence electrons. So these 6 electrons has to be represented in the form of dots around all these sulfur atoms so as to represent this as Lewis dot structure, Lewis dot symbol represent करने के लिए। तो यहाँ मैंने जो हॉरिजॉन्टल सल्फर है मेरे पास, उनके यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टली, अभी मैं 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट नहीं कर रही और मैंने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं। So I have represented 4 electrons around this sulfur instead of 6 right now for the moment. Let us see how I have represented the sulfur which I have written horizontally along the line. Here I have represented the dots horizontally in this manner. The sulfur, 4 sulfur atoms which I have represented vertically, vertical ऐसे जो दिख रही हैं आपको, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी मैंने वर्टिकल साइड पर, इस साइड पर प्लेस करे हैं. Now left we are with 2 electrons, so we have to mark 2 electrons around each sulfur. So let us start placing 2 electrons. This is for this sulfur. Next for this sulfur, place it over here. Next third sulfur, second one pair of electrons means 2 electrons. Sulfur next, its 6 electrons are done. Next sulfur, 6 electrons over. Next means in between you keep on placing the electrons, and now you see that all of the sulfur atoms are having their 6 electron. Like for this count 6 electrons, next sulfur 6, next 6, next 6, next, and यहाँ से ये आया आपका अगला और ये अगला, यहाँ से ये इधर से इसको छोड़ दो और ये, तो हर सल्फ़र के 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं. अब हमें शेयरिंग दिखानी है कि ये सल्फ़र आपस में शेयरिंग करके किस तरह से अपना स्ट्रक्चर पूरा करते हैं. अब आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे कि हर सल्फ़र के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स का एक पूल बन चुका है. पहला सल्फ़र, यहाँ इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए थे, वो इस पीछे वाले सल्फ़र से 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, तो इस सल्फ़र के ये 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए. नेक्स्ट ये वाला सल्फ़र, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने पीछे वाले सल्फ़र से ऐसे शेयर कर रहा है. नेक्स्ट सल्फ़र, यहाँ पे इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स ये थे, सिमिलरली यहाँ से पुराने वाले पीछे वाले सल्फ़र से शेयर हो गए. सिमिलरली इसके ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से ये ऐसे शेयर कर रहा है. नेक्स्ट सल्फ़र 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इस पीछे वाले सल्फ़र के. तो दिस इज़ हाउ each and every sulfur is sharing 2 electrons from its neighboring sulfur atom so as to complete its octet and thereby forming a stable sulfur S8 molecule. So this is how we have got this sulfur molecule. Now this sulfur molecule, यहाँ पे अगर आप एक लाइन रीड करो, the 8 atoms of sulfur are joined together in the form of रिंग की फॉर्म में, ये एक रिंग की फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर बन गया, या फिर हम इसको एक क्राउन की शेप में भी हम इसको बोलते हैं. सो दिस इज़ द क्राउन शेप representation of a sulfur molecule. So this is also
the representation of sulfur molecule in the form of dot structure. Any of these structures you can draw either in the form of ring or in the form of this crown. Now next topic is on page number 62 is your versatile nature of carbon. Versatile means multipurpose. बहुत सारी तरह से जो कार्बन है वो अपने कंपाउंड्स बनाता है. वर्सेटाइल मतलब बहुत सारा अलग अलग तरह से. तो डिफरेंट नेचर क्या है कार्बन का जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है. ये हमने फर्स्ट पेज पे भी रीड किया था यहाँ पर कि जो कार्बन है दैट इज़ अवेलेबल इन नेचर इन एटमॉस्फेयर इन 0.03% ओनली. स्टिल द कार्बन्स इम्पॉर्टेंस इज immense and carbon forms large number of compounds. So let us have a look at the topic कि why जो carbon है हमारा it forms large number of compounds. So carbon has some distinguishing properties that leads to the formation of large number of compounds. So first is catenation. Catenation means carbon is able to form a large number of compounds by forming bonds in between different carbon atoms. So this is the unique ability to form with other carbon giving rise to large number of molecule. कार्बन के साथ ही bonds create करता है, bond बनाता है और long chain create कर देता है और उससे different molecules produce हो जाते हैं, rise हो जाते हैं. These compounds may have long chain और branched chain of carbon. तो कार्बन इस तरह से यहाँ पर अरेंज कर सकता है खुद को. स्ट्रेट चेन, लंबी चेन स्ट्रेट हो सकती हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड्स हो सकते हैं. कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं. तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं कार्बन के पास कि वो किस तरह से कंपाउंड बनाए. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फॉर्मूला है कार्बन के कंपाउंड का, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड का C5H10. यहाँ पर कार्बन 5 एटम्स के साथ एक कंपाउंड बना रहा है और यही जो कंपाउंड है ये इस तरह से भी बन सकता है. एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी हो सकता है और एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी हो सकता है. तो सेम ही फॉर्मूले से 2 कंपाउंड्स हमें मिल रहे हैं. इसके अलावा हमें एक और सीरीज़ ऑफ कंपाउंड भी मिल सकती है. इसी फॉर्मूले से हमें एक और कंपाउंड भी मिल सकता है. तो इतनी वाइड वैरायटी के कंपाउंड्स कार्बन बनाता है. क्यों? क्योंकि उसके पास एबिलिटी है टू मेक मल्टीपल बॉन्ड्स, ईदर सिंगल, डबल और ट्रिपल. एंड कार्बन हैज़ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. खुद ही अपने कार्बन के साथ बहुत ज़्यादा नंबर में कंबाइन कर सकता है और कंपाउंड्स बना सकता है. तो जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं इनको हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं और जो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं इसको हम अनसैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जो जुड़े होते हैं इनको हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं. सो नेक्स्ट इज नो अदर एलिमेंट exhibit this property of catenation to the extent seen in carbon compounds. हालांकि जो सिलिकन है हमारा वो भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने कंपाउंड्स बनाता है क्योंकि सिलिकन और कार्बन दोनों में ही 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. बट सिलिकन का नेचर थोड़ा डिफरेंट है. जो भी ये कंपाउंड्स बनाता है वो बहुत लॉन्ग चेन्स वाले कंपाउंड नहीं होते क्योंकि अगर बनाता भी है तो वो कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं क्योंकि दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव. तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं करते. बट जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल. सो नेक्स्ट इज कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4. कार्बन की 4 वैलेंसी है विच इज़ कॉल्ड एज कार्बन इज टेट्रावैलेंट. दैट मीन्स कार्बन हैज़ एबिलिटी टू शेयर 4 of its electrons with 4 different atoms. So next is compounds of carbon formed with hydrogen, oxygen and all these elements give rise to compound with specific property which depend on the element present in that carbon molecule, present other than the carbon molecule. तो कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर सकता है. जैसे अगर आप फॉस्फोरस की बात करो तो फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. बट कार्बन मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. सिलिकन भी 4 शेयर कर सकता है बट वही बात है कि फिर सिलिकन के जो कंपाउंड्स बनेंगे वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे. नेक्स्ट इज़ द कंपाउंड्स आर एक्सेप्शनली स्टेबल. स्टेबल कंपाउंड्स क्यों बना रहा है? क्योंकि जो कार्बन का साइज़ है वो बहुत स्मॉल है और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन को राइज करता है, टेक प्लेस करता है. दिस एनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली. स्मॉल साइज़ की वजह से जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस का उन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड अच्छा रहता है क्योंकि वो क्लोज हैं. तो इसलिए वो अपने न्यूक्लियस जो है अपने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है और स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है. द बॉन्ड फॉर्म बाय अदर एलिमेंट हैविंग लार्जर एटम. लार्जर एटम में जो आपका न्यूक्लियस है और जो आपके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो दूर होते जाएंगे. न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड कम रहेगा जिससे जो बॉन्ड बनेंगे वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे.
So this was all about the versatile nature of carbon. Ki why carbon form large number of compounds. One is due to catenation, next is due to tetravalency, third point is due to its small size, and fourth point because carbon can form multiple bonds. मतलब सिंगल डबल ट्रिपल तीनों टाइप के बॉन्ड्स बना सकता है. नेक्स्ट इज organic compounds. Organic compounds we have discussed in the class also. The compound that contains carbon that are organic compound, and rest of the things which do not have carbon that are inorganic compounds. अब इसमें एक हल्की सी छोटी सी इंट्रोडक्शन है कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड कि कैसे कार्बन कंपाउंड जो है वो जो एक्सट्रैक्ट किए गए. दीज कंपाउंड्स वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड. पहले जो एक थ्योरी थी कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे डेवलप हुए हैं, एक कुछ वाइटल फोर्स था, एक कुछ स्पेशल फोर्स था जो कि नेसेसरी था सब लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए. बट लेटर ऑन फ्रिडरिच वॉल्फर ने ये डिसअप्रूव कर दिया इसको कि ऐसे ही कुछ भी फोर्स डेवलप नहीं होता, ऐसे ही कुछ भी चीज़ से लिविंग ऑर्गेनिज्म या चीज़ें डेवलप नहीं होती. कुछ ना कुछ स्पेशल फोर्स है, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स हैं जो कि लाइफ को एग्जिस्ट करने में हेल्प करती हैं. तो ये उसका कुछ यहाँ पर काम था यहाँ पर. नेक्स्ट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स मीन्स जिनमें डबल बॉन्ड रहेगा और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में. दीज आर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. एंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच carbon and carbon are joined together, are bonded together by single bond. Like if you see this carbon carbon, this is single bond, so this represent saturated hydrocarbon because this is the compound of carbon as well as hydrogen. So the compounds of carbon and hydrogen are termed as hydrocarbons, and if carbon is joined by single bond, then that is called as saturated hydrocarbon. So in next class we will be reading about all these things. Introduction of this topic I have given.